यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ है, जिस समझौते पर दस्तखत हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ है। वो अपने देश में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उनके देश में जो कट्टरपंथी तबका है, हालांकि नेतन्याहू खुद बेहद कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी तबका है वो कह रहा है कि इससे इस्राएल को सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए नेतन्याहू बौखला रहे हैं, इसीलिए वो लेबनान पर रोज हमला कर रहे हैं। मगर उसका परिणाम यह हो रहा है कि अमेरिका भी उससे नाराज हो रहा है। इसी मंच पर मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रंप ने कल ही कहा था कि बीबी को लेबनान पर हमला नहीं करना चाहिए, बाज आना चाहिए, वरना इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नेतन्याहू के जो करीबी नेता हैं वो लगातार ट्रंप पर प्रहार कर रहे हैं, मगर नेतन्याहू को पता होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में इस्राएल से कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ ट्रंप उनके साथ खड़े हैं। मुश्तबा खामेनी भी पहली बार सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी बात नहीं मानने वाले हैं जो हमारे हित में ना हो, जो हमारे इंटरेस्ट में ना हो। और बात वहां नहीं रुकती। मोहम्मद गालिबाफ, जो कि बातचीत में शामिल थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया तो युद्ध में तो उसे तमाचा पड़ा ही था, हम फिर से तमाचा मारेंगे। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के अपने नेता उनसे नाराज हैं। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन से आते हैं। कई रिपब्लिकन नेता कह रहे हैं कि अमेरिका की हार है और यह ईरान की जीत है। मगर क्यों ना हो दोस्तों, 2020 को यह ट्रंप का अपना बयान था कि ईरान कभी कोई युद्ध नहीं जीता, मगर कभी भी कोई नेगोशिएशन यानी बातचीत नहीं हारा, और अब भी वही हो रहा है। ईरान ने डिप्लोमैटिकली फतह यानी जीत हासिल कर ली है। इस सब की चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं जेडी वैंस ने किस तरह से नसीहत दी है नेतन्याहू और उनके पार्टी के तमाम नेताओं को जो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। जेडी वैंस नाराज हैं। कहने को वो नेतन्याहू को लेकर बहुत नाराज नहीं, कहने को उन्होंने नेतन्याहू के लिए उस तरह की शब्दावली, उस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जो ट्रंप कर चुके हैं, मगर उनके भाव में आप महसूस कर सकते हो कितने नाराज हैं। I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. और दूसरी तरफ जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू समझ आ रहे हैं कि उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का, ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। और इसलिए दोस्तों, क्योंकि उनके देश के अंदर उनका विरोध हो रहा है, उनकी जनता अक्सर सड़कों पर है। इसके अलावा उनके खिलाफ 3 भ्रष्टाचार के केसेस हैं, और अब इस डील के बाद उनके देश के जो कट्टरपंथी तबका है वो भी उनके खिलाफ है। और वो जानते हैं कि जब तक अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके लिए बचने का रास्ता है। इसीलिए अब उनका ताजा बयान आया है कि अमेरिका और इस्राएल के संबंधों को बचाए रखने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि नेतन्याहू ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम साफ तौर पर दिख रही है। दोनों देशों के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। ईरान के साथ जंग ने, या ये कहा जाए ईरान की डिप्लोमेसी ने, पूरी तरह से अमेरिका और इस्राएल में एक दरार पैदा कर दी है, जो आज तक इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ונכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जज़ीरा के इस एडिटोरियल की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और इस्राएल के जो ताल्लुकात हैं वो अब तक के सबसे खतरनाक दौर में हैं। और इंतजार कीजिएगा मुश्तबा खामेनी ने क्या कहा है, उनके बयान के क्या मायने हैं, क्यों गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो एक करारा तमाशा पड़ेगा। मगर सबसे पहले अमेरिका और इस्राएल के जो संबंध रसातल में जा रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, गौर फरमाएं। अमेरिका इस्राएल रिश्ते इस वक्त टेंशन और खतरनाक दौर में हैं।
पॉलिटिकल एनालिस्ट हार्लन उल्मन का कहना है कि अमेरिका ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो गया है। उल्मन ने कहा नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं, वो इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने पब्लिकली इस समझौते की आलोचना नहीं की है, क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक वो इस डील से नाराज हैं। उनका मानना है कि समझौता अक्टूबर में होने वाले चुनाव में उनकी दोबारा जीत की गुंजाइश को नुकसान पहुंचा रहा है। उल्मन के मुताबिक जब ट्रंप खुलेआम नेतन्याहू को फटकारते हैं और ये दिखाते हैं कि सारे फैसले की कमान उनके हाथ में है, तो इससे नेतन्याहू के विरोधी उम्मीदवारों को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। चुनाव नजदीक आते आते इसका असर और बढ़ जाएगा। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इससे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह अपील कर रहे थे, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अदालतों से भी अपील की थी कि तुम जो भ्रष्टाचार के केस में नेतन्याहू को जेल भेजना चाहते हो ऐसा मत करो। मगर अब ट्रंप नेतन्याहू से अपनी दूरी बना रहे हैं और ये इन दोनों देशों के ताल्लुकात में बहुत अहम, बहुत डिसाइसिव हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों मुश्तबा खामेनी पहली बार सामने आए हैं प्रेस टेलीविजन में। उनका लंबा चौड़ा बयान, उनका बयान क्या है, उसके मायने क्या हैं, वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले बहुत त्वरित अंदाज में मैं आपको तमाम जो पॉइंटर्स हैं, अहम बातें हैं, उन्होंने क्या क्या कही, आपके स्क्रीन पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनी का तेहरान वॉशिंगटन MOU पर बयान। ईरान के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस MOU तक पहुंचने के लिए पूरी ईमानदारी और देश की चिंता के साथ साथ मेहनत भी की। वो आगे कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजबूरी और हताशा में इस नतीजे तक पहुंचने के लिए तरह तरह के दबाव और हथकंडों का सहारा लिया, मगर कुछ काम नहीं आया। मेरी व्यक्तिगत राय अलग थी, लेकिन ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट के अधिकारों की रक्षा के लिए मैंने इस MOU को मंजूरी दी। इसका मतलब क्या हुआ, मुश्तबा खामेनी इस MOU के पक्ष में नहीं थे, मगर उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यह बहुत ही अहम बयान है। वो आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, भविष्य में अगर आमने सामने बातचीत होती है तो इसका जवाब यह नहीं होगा कि हमने दुश्मन के विचारों या उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया, मान लिया। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका जरूरत से ज्यादा या अनुचित मांग रखेगा तो ईरान उसे नहीं मानेगा। और गालिबाफ ने कहा है कि हम करारा तमाचा मारेंगे अगर अमेरिका ने MOU को वायलेट किया। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर जो बात मुश्तबा खामेनी ने कही वो बहुत मायने रखती है दोस्तों। अब मैं बहुत ही आसान लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूं इसका इंपॉर्टेंस, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, गौर फरमाएं। नंबर 1, डील को वैधता यानी मंजूरी मिली। मुश्तबा खामेनी ने साफ कर दिया कि समझौता उनकी मंजूरी से हुआ। इससे ईरान के अंदर डील को राजनीतिक और रिलीजियस लीगैलिटी मिलेगी, धार्मिक वैधता मिलेगी। दूरी भी बनाए रखी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी निजी राय अलग थी, पर्सनल राय अलग थी, यानी अगर डील आगे चलकर नाकाम होती है तो वो खुद को इससे पूरी तरह से नहीं जोड़ रहे हैं। अमेरिका पर प्रेशर, ट्रंप को हताश, निराश बताकर ईरान यह संदेश दे रहा है कि समझौता अमेरिकी दबाव की वजह से नहीं बल्कि ईरान की शर्तों और ताकत की वजह से हुआ। हार्डलाइनर्स को संदेश, बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं। यह ईरान के कट्टरपंथी और रेजिस्टेंस समर्थक गुटों को शांत करने की कोशिश है जो अमेरिका से किसी भी समझौते को शक की निगाह से देखते हैं। लाल रेखा यानी रेड लाइन कायम है। आखिरी बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान पहले से संकेत दे रहा है कि 60 दिन की आगे की बातचीत में अगर अमेरिका परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम या अन्य एडिशनल शर्तें थोपने की कोशिश करेगा तो तेहरान पीछे हट सकता है। देखा आपने, यहां बहुत अहम बात यहां पर मुश्तबा खामेनी ने कह दी है। डील को मंजूरी भी दे दी मगर उससे एक दूरी भी बना ली। और मैं चाहता हूं ऐसे में आप सुने JD वैंस क्या कह रहे हैं, क्योंकि JD वैंस उस क्रिटिसिज्म को एड्रेस कर रहे हैं जहां यह कहा जा रहा है कि आखिरकार ईरान विश्वासघात करेगा। तो यहां पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर दोष कभी भी ईरान का रहा नहीं है। 12 दिन का युद्ध चला, बातचीत ही चल रही थी ना, तब आपने उसके साथ विश्वासघात किया। 40 दिन का युद्ध चल रहा था, बातचीत ही चल रही थी, आपने फिर उनके साथ विश्वासघात किया। इसीलिए JD वैंस यहां जो कह रहे हैं उसके कुछ खास मायने नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I certainly think they recognize the leverage that the United States has over them. We've seen that in a number of our conversations. We've seen that just in their behavior over the last couple of days. They certainly recognize that the United States has great leverage. Will that ultimately lead to a change in behavior? I don't know. I've seen skeptics of the deal. People say the Iranians will never change their behavior. Well, maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain. But isn't it worth trying? Isn't it worth seeing whether this incredibly weakened position that the President of the United States has put the Iranians under, whether that motivates them to change their behavior, not just vis-a-vis the West, but vis-a-vis the Middle East? इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप की पार्टी के अंदर किस तरह से ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो रही है। यह बहुत अहम खबर है। याद कीजिएगा, जब युद्ध को लेकर जब ट्रंप की ताकत कमजोर हुई थी कांग्रेस में, तब भी कम से कम 4 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया था। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर मोहम्मद गालिबाफ, जिन्होंने बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया अमेरिका के खिलाफ, और वो भी डील होने के बाद या डील और बातचीत का जो दौर शुरू होने वाला है उस दौरान, वो क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। हम आपके संदेश के तहत हैं। सुप्रीम लीडर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो समझौते की सभी शर्तों और प्रावधानों को
यानी रूल्स को लागू करवाने की है। अगर दूसरी तरफ से बेईमानी हुई तो समझौता तोड़ा गया या जरूरत से ज्यादा मांगे रखी गई तो दुश्मन को करारा जवाब देने में हम जरा भी नहीं हिचकेंगे। युद्ध के दौरान उन्हें एक बार तमाचा पड़ चुका है, अगर वे फिर उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इस बार उन्हें जोरदार तमाचा पड़ेगा। मगर क्या आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बुरी खबर कहां से मिल रही है? अपने ही पार्टी के नेताओं से। सीएनएन की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। ट्रंप्स ईरान एग्रीमेंट ड्रॉज रेयर रिप्रोच फ्रॉम पावरफुल रिपब्लिकन्स। यहां पर बाकायदा रिपब्लिकन्स की तस्वीरें हैं, सेनेटर टेड क्रूज, सेनेटर बिल कसीरी, और बताया जा रहा है कि ट्रंप की इस डील को लेकर उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं वो नाखुश हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएनएन की खबर दरअसल कहती क्या है, उसके बाद मैं उसके मायनों की चर्चा आपके साथ करूंगा। खबर आपकी स्क्रीन पर। 24 घंटे के अंदर ही जीओपी यानी रिपब्लिकन पार्टी के कई बड़े सेनेटर्स ट्रंप की ईरान नीति और बातचीत की शर्तों पर खुलकर शक जताने लगे हैं। इनमें से कई लोग तो ट्रंप से पूरी रणनीति बदलने की मांग कर रहे हैं। कुछ सेनेटर्स, खासकर वे जिन्हें दोबारा चुनाव लड़ने की चिंता नहीं है, ट्रंप के समझौते पर जमकर हमला कर रहे हैं। लुइसियाना से सेनेटर बिल कसीरी ने गुरुवार को यह कहा, ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला और हम कमजोर हो गए हैं। टेक्सास के सेनेटर जॉन कॉर्नाइन, जो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा, अब तक जो कुछ मैंने इस समझौते के बारे में सुना है उसने मेरी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अलास्का की सेनेटर लीसा मुर्काउस्की ने कहा, यह कहना मुश्किल है कि समझौते के बाद ईरान के हालात खराब हुए हैं या अमेरिका के बेहतर। और वो आगे कहती हैं, अरबों डॉलर खर्च हुए, लोगों की जानें गईं, लेकिन आज ईरान को देखकर लगता है वो लगभग वहीं खड़ा है जहां पहले था। इनफैक्ट उससे भी आगे है, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ बहुत बहुत बड़े देशों का समर्थन है। सीएनएन आगे क्या कहता है दोस्तों, इस पर भी गौर फरमाएं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अब सवाल सिर्फ उन रिपब्लिकन्स की तरफ से नहीं उठ रहे हैं जो कभी कभार ट्रंप से असहमत होते थे। अब ऐसे रिपब्लिकन नेता भी चिंता जता रहे हैं जो लगभग हमेशा ट्रंप की लाइन का समर्थन करते रहे हैं। सुन रहे हैं आप, ट्रंप के अपने कट्टर समर्थक उनके खिलाफ हैं। अब आप सोचिए सड़क पर इसकी क्या हालत है। मैगा यानी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो समर्थक थे, जो कि ट्रंप का नारा है, वो भी उनसे नाराज हैं। और ये नवंबर के लिए ट्रंप के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। आगे रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बढ़ती ये बेचैनी ट्रंप के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। अगर समझौते में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो आने वाले वक्त में कांग्रेस में वोटिंग होने पर यह अंतिम समझौता पास नहीं हो पाएगा, जबकि कांग्रेस पर फिलहाल रिपब्लिकन्स का ही कंट्रोल है। कुछ नेताओं को यह भी शक है कि कोई अंतिम समझौता होगा भी या नहीं, और ऐसे हालात में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी लंबे समय तक राजनीतिक अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता में फंस सकते हैं, जिसका नुकसान उन्हें नवंबर के चुनावों में उठाना पड़ सकता है। तो सारा खेल चुनावों का है दोस्तों। रिपब्लिकन्स को चिंता है। मैंने अक्सर आपको इसी मंच पर बताया कि किस तरह से डेमोक्रेट्स जो हैं वो जमीन तैयार कर रहे हैं ट्रंप के इंपीचमेंट की। वो लगातार अपील कर रहे हैं रिपब्लिकन से कि जब तक ट्रंप सत्ता में हैं, राष्ट्रपति हैं, तो इसका नुकसान अमेरिका को लगातार होता रहेगा। और आप गौर फरमाइए, मुद्दा सिर्फ उन 4 सेनेटर्स का नहीं है जिसका जिक्र मैंने किया और सीएनएन की खबर बताई नहीं। इसके अलावा ढेरों सेनेटर्स हैं जो खुलकर अब ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अपने कट्टर समर्थक बोल रहे हैं, और यह किसी भी हालत में ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का क्या मकसद था? ट्रंप कमजोर हुए, नेतन्याहू कमजोर हुए, और मजबूत कौन हुआ है? ईरान मजबूत हुआ है। और यह हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।